हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय और एक बार फिर मैं यही कहूंगा कि जैसा कि आप जानते हैं, फाउंडेशन कोर्स हिंदी में स्टडी IQ IAS हिंदी ने लॉन्च किया है और उस फाउंडेशन कोर्स के बारे में आपको लगभग सारी जानकारियां मिलती रह रही हैं बीच बीच में। सारे विशेषताएं क्या क्या हैं, कैसे इस पूरे कोर्स को डिज़ाइन किया गया है और एक एक अध्यापक से मिलवाने का सिलसिला हमने शुरू किया है। तो आज हमारे साथ इस पूरी बातचीत में हमारे साथ दिलीप कुमार सर हैं। हेलो सर। आपका नाम ही ऐसा है कि दिलीप कुमार सर हो जाता है। ठीक है, बहुत स्वागत है आप। थैंक यू। चलिए, बिना वक्त गवाए आपसे मैं जानना चाहता हूं अंतर्राष्ट्रीय संबंध के बारे में, IR वाले सब्जेक्ट के बारे में। इतना डायनेमिक टॉपिक है, कैसे कवर करेंगे इसको? सर, निश्चित तौर पर आपने बिल्कुल सही कहा कि IR एक डायनेमिक टॉपिक है और ये इसका डायनेमिक होना इस तरीके से भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि यदि हम UPSC सिविल सेवा के पॉइंट ऑफ व्यू से इसके परीक्षा के पैटर्न को देखें तो यदि तीनों चरणों को देखें तो तीनों ही चरणों में इसकी उपयोगिता हो जाती है, चाहे वो प्रारंभिक परीक्षा हो, मुख्य परीक्षा हो या फिर साक्षात्कार हो। तो इस लिहाज से अपने आप में डायनेमिक हुआ विषय के स्तर पर, और साथ ही इसके अंतर्गत जो भी अध्ययन करना होता है, जो भी सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं IR में, इसमें स्टैटिक्स से लेकर करके लेटेस्ट अपडेट, यानी कि बीते 1 महीने पहले में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई भी घटनाएं हुई हैं तो उसके आधार पर हमें ये समझने की आवश्यकता होती है कि किस तरीके से प्रिपरेशन होना चाहिए, किस तरीके से जो भारत और किसी भी देश के बीच का संबंध है वो कितना अधिक महत्वपूर्ण वर्तमान में हो रहा है, और साथ ही जो अन्य पक्ष हैं, चूँकि जब हम IR से संबंधित टॉपिक्स को टटोलते हैं, GS के पेपर 2 में, मुख्य परीक्षा में विस्तार से इसके बारे में दर्शाया गया है, बताया गया है। इसमें ये भी है कि केवल भारत और इसके साथ में जो विभिन्न देशों का संबंध है केवल वही नहीं है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में जो गतिविधियाँ चल रही हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो संगठन है, क्षेत्रीय संगठन है, वैश्विक स्तर पर जो संगठन है, वो किस तरीके से काम कर रहे हैं और उनका डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट जो इम्पैक्ट है वो भारत के वैदेशिक संबंध पर या फिर भारत की अर्थव्यवस्था पर, भारत की घरेलू राजनीति पर कैसे पड़ सकता है, इन सभी बातों को यहाँ पर चेक करना होता है, इसकी पड़ताल करनी होती है। और इस लिहाज से आज के संदर्भ में हम सभी जानते हैं कि एक ग्लोबल विलेज या फिर कहें ग्लोबलाइजेशन का जो अभी वर्तमान में दौर चल रहा है, ये अपने आप में बहुत ही अधिक यूनिक है ना। तो इस लिहाज से एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर या फिर कहें नव विश्व व्यवस्था की स्थिति वर्तमान में देखी जा रही है और इसमें नित्य जो है कुछ न कुछ परिवर्तन आते रहे हैं। तो इसको मद्देनजर रखते हुए जो परीक्षा का पैटर्न है, जो वर्तमान में गतिविधियां चल रही हैं, जो परीक्षा की डिमांड है, इन सभी को फुलफिल करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। तो इस सभी को मद्देनजर रखते हुए मेरी यह कोशिश रहेगी कि जो भी हम लोग अंतर्राष्ट्रीय संबंध का जो विषय रहेगा, जो उसमें संबंधित लेक्चर्स रहेंगे, उन सभी लेक्चर्स को स्टैटिक स्तर पर और साथ ही उसको आगे बढ़ाते हुए, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ाते हुए उसको एडवांस लेवल तक लाया जाए, ताकि एक आधारभूत जानकारी बच्चे को हो, साथ ही उससे संबंधित जो अद्यतन जानकारी है वह भी बच्चे को हो। मैं आज अगर आपके कोर्स में आपसे पढ़ रहा हूँ IR, तो स्टैटिक पोर्शन तो चलिए आपने कवर कर लिया, और अभी हाल फिलहाल में कोई ऐसी घटना हुई हो बिल्कुल, वो भी पढ़ाएंगे आप या करंट वाले टीचर पढ़ाएंगे? नहीं, यहाँ पर दोनों बातें हैं कि करंट अफेयर्स में जो भी गतिविधियाँ चल रही हैं वो तो करंट इवेंट्स के लिहाज से, जैसे कि मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल के तौर पर बताऊं कि गणतंत्र दिवस समारोह अभी कुछ समय पहले हुआ। उस समय मिस्र के जो राष्ट्रपति हैं वो भारत की यात्रा पर आए, तो यह एक अपने आप में करंट इवेंट हुआ, ठीक है। लेकिन अब जो हमारा डायमेंशन रहेगा अंतर्राष्ट्रीय संबंध के परिप्रेक्ष्य में, वो ये रहेगा कि जो भारत और मिस्र के बीच का राजनयिक संबंध है, डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप है, वो शुरू से लेकर करके, यानी कि भारत और मिस्र के बीच का जो संबंध बना उसके बाद से टिल टुडे तक क्या परिवर्तन आते रहे हैं, और साथ ही इन दोनों देशों के बीच के संबंध का अन्य देशों पर क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, उससे संबंधित क्या अन्य डायमेंशन है, उस पर भी हम लोग विस्तार से उस पर बातचीत करेंगे। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है। तो दोनों का जो एक अप्रोच है थोड़ा सा डिफर कर सकता है ना।
दूसरी बात ये कि यदि मैं पीटी के लेवल पर थोड़ा सा मैं जिक्र करूं, तो प्रारंभिक परीक्षा में सर बीते कुछ समयों में देखा गया है कि कई ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं जो कि देखने में लगता है कि अच्छा ये तो एक करंट इवेंट है, लेकिन उसका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कनेक्शन आईआर की गतिविधियों से है। एक छोटा सा एग्जांपल फिर मैं आपको देना चाहूँगा कि एक बार एक सवाल पूछा गया कि चर्चा में रहा टू स्टेट सॉल्यूशन निम्नलिखित में से किससे जुड़ा हुआ है। मैंने मैप वाले प्रोग्राम में इसको सॉल्व कराया था। अच्छा बिल्कुल। तो ये अपने आप में एक ये अंतर्राष्ट्रीय जो गतिविधियां चल रही उससे जुड़ा हुआ है। इसको हम मैप के माध्यम से, अब यहाँ पर अब मैप की भी जो आपने चर्चा की, तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध में हम मैप के माध्यम से भी दर्शाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय संबंध का बड़ा गहरा जुड़ाव है जी बिल्कुल। अब इसमें यदि हम टर्की के बारे में बता रहे हैं या टर्की के संबंध से संबंधित कोई गतिविधि हो रही है, यदि उसको हम मैप पर नहीं दर्शाएं तो बच्चा समझ ही नहीं पाएगा कि भाई टर्की यूरोप में है, एशिया में है या कहाँ है ना। उसी तरीके से यदि हम इजराइल और उसके साथ में जो गतिविधियां चल रही फिलिस्तीन की, उनके रिलेशनशिप में उनके भूगोल का बहुत बड़ा रोल है। तो यदि हम मैप के माध्यम से उसको नहीं शो करेंगे, जो कि आपने कई बार उसको मैप इन न्यूज़ जो आप ये कवर करते हैं उसमें आपने बताया भी है कई बार इस तरीके से, तो वैसे भी हम लोग अप्रोच को कैरी ऑन करेंगे ताकि बच्चों को क्लैरिटी के साथ समझने में आसानी हो, बच्चों को किसी भी स्तर पर यह दिक्कत न महसूस हो कि हम केवल और केवल एक स्टैटिक पोर्शन को ही पढ़ रहे हैं। और इसका जो रोल है, जो मैंने शुरू में भी बताया कि हर स्तर पर पीटी, मेंस और इंटरव्यू, इवन कि बाद में भी जब सिविल सेवक बच्चा बन जाता है और यदि वो रिलेशनशिप के स्तर पर भारत के अन्य देशों के साथ जो रिलेशनशिप है उसको यदि समझता है तो उसके अकॉर्डिंग वो पॉलिसी मेकिंग में भी उसकी भूमिका निश्चित तौर पर बढ़ जाती है। मुझे कई बार इस बात की चिंता होती है कि आईआर जैसे है इस टॉपिक या कोई भी इस तरीके का एक सब्जेक्ट जो है उस पर कहीं ज़रूरत से ज़्यादा समय निवेश ना हो। हाँ, जैसे आईआर को लेकर ये खतरा ज़्यादा है क्योंकि इंटरेस्ट जिसका बन गया एक बार, जैसे मुझे मैं कहूँ अगर कि मुझे जिस चीज़ में इंटरेस्ट बन गया तो मैं देखता हूँ कि उसमें टाइम बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट होने लगता है। अब जैसे एक पढ़ रहे हैं, फिर उसी के नीचे सजेशन आ जाता है कि ये भी पढ़ लीजिए, फिर उसको भी पढ़ रहे हैं, फिर उसके नीचे एक और सजेशन आ जाएगा उसी से रिलेटेड। बिल्कुल। तो आपको पूरा एक मिलता जाता है टेल। ऐसे में बतौर अध्यापक आपकी जिम्मेदारियां कितनी बढ़ जाती हैं। बिल्कुल, क्योंकि परीक्षा सिर्फ आईआर का तो देना नहीं है। ठीक है, तो इस बारे में कुछ बताइए। हाँ, इसमें निश्चित तौर पर ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। और यदि एक विद्यार्थी सिविल सेवा की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए तो निहायत ज़रूरी है कि केवल एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट पर ही वह निर्भर न रहे, या फिर केवल एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट को ही वह केवल इंटरेस्ट के साथ न देखे, क्योंकि उसको सभी सब्जेक्ट्स को बैलेंस्ड वे में पढ़ने की आवश्यकता है। जैसे कि हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध को ही देखें तो यह पेपर 2 में, जीएस के पेपर 2 में मुख्य परीक्षा के अंतर्गत पढ़ना होता है। लेकिन यदि इसके पाठ्यक्रम को देखा जाए तो पाठ्यक्रम के हिसाब से बहुत व्यापक पाठ्यक्रम नहीं है। पाठ्यक्रम की यदि हम बात करें तो बस इसमें जो जो पाठ्यक्रम में बातें कही गई हैं, जो निहित हैं, उन पाठ्यक्रम को हम एक एक कर करके और बहुत मैं ये कह सकता हूँ कि एक स्मार्ट वे में यदि उसको पढ़ा जाए तो नियमित अध्ययन करके और कम समय अंतराल में भी उसको आसानी से कवर किया जा सकता है। उसमें बहुत अधिक हौच पौच की ज़रूरत नहीं है बच्चे को, बहुत अधिक आर्टिकल्स या फिर बहुत अधिक उसको एकदम इसकी पृष्ठभूमि में जाने की आवश्यकता नहीं है कि क्या है, कैसे है, क्या इसके पीछे की क्या कुछ वजहें रही हैं किसी भी स्तर पर। जनरली सर मैं आपको बताऊं कि जो सिविल सेवा में प्रश्न पूछे गए हैं, यदि बीते 5-6 साल के सवाल को देखा जाए तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछा गया है आईआर। उसमें ज़्यादा घुमाया फिराया नहीं गया है। जैसे कि कभी क्वाड को लेकर करके प्रश्न पूछ लिया गया कि भाई क्वाड में कौन कौन से देश हैं और उनके क्या हित हैं, क्या उनके स्टेक्स हैं उस पार्टिकुलर रीजन में, दैट्स इट। उसमें पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन जिसका ऑप्शनल विषय है वो निश्चित तौर पर उसको उसमें डीप में जाना पड़ेगा, डीप में चीज़ों को समझने की ज़रूरत होगी ऑप्शन वाले सब्जेक्ट में। जी हाँ, बिल्कुल। जीएस में उतना अधिक डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर मेरी यह जिम्मेदारी हो जाएगी कि हम कैसे बच्चों को इस तरीके से मैं पढ़ाऊँ
ताकि उनको इस माध्यम से एक डिमार्केशन मिले, ताकि हमें कितना समझना है, किस सीमा तक समझना। तो इस लिहाज से मैं निश्चित तौर पे ये भी बड़ी ज़रूरी बात है कि ट्रेनर का काम बिल्कुल ये भी बताना होता है कि कहाँ तक, किस गहराई तक जाना है। उससे ज़्यादा गहराई में जाना भी खतरनाक होता है, डूबने का खतरा ज़्यादा होता है। तो एक जाहिर सी बात है, ये अनुभव से चीज़ें आती हैं कि कहाँ तक आपके लिए ज़रूरी है, किन चीज़ों को छोड़ना ज़रूरी है। ये लालच भी छोड़ना पड़ता है कि असंख्य चीज़ें हैं पढ़ने के लिए, करने के लिए, समझने के लिए। आपको एक लिमिट तय करना पड़ता है कि एग्ज़ाम की डिमांड क्या है, क्वेश्चंस की डिमांड क्या है, पेपर 3-4 साल में ट्रेंड क्या कह रहा है, कैसे सवाल। ये बात बड़ी सही है, सटीक है। ठीक है, इसके अलावा मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि इसके साथ भी आंसर राइटिंग वगैरह आप निश्चित तौर पे आंसर राइटिंग तो होगा ही होगा, और ऑब्जेक्टिव टाइप के भी कुछ क्वेश्चंस रहेंगे टॉपिक के हिसाब से, सब्जेक्ट के फ्लो के हिसाब से आंसर राइटिंग भी रहेगा। जो ऑब्जेक्टिव वाले जो क्वेश्चंस हैं उसमें एक बड़ी बाधा ये है कि हर क्वेश्चन को कभी कभी लगता है कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनको टैकल करने की तरकीब जो है अलग अलग। बिल्कुल, अब आजकल तो युग्म वाले सवाल पूछने लगे तो उसमें एलिमिनेशन नहीं लगा सकते। लेकिन कई जगह थोड़े तुक्केबाजी भी काम करती है, जो कि साइंटिफिकली, उसको तुक्केबाजी कहना गलत है, लेकिन साइंटिफिक तरीके से। इसी तरीके से कई जगह एलिमिनेशन काम करता है, बिल्कुल कई जगह युग्म वाले सवाल में मुझे नहीं पता अब क्या काम करेगा। तो ये तरकीब सिखाना भी क्या आपके उसमें है कि आप इस पर बताएं कि कैसे इसको डील करें? हाँ, ये तो बहुत ही आसान सा तरीका रहेगा। जब भी हम, और इनफैक्ट जो यूपीएससी सवाल करती है सर, यदि बच्चे को थोड़ा भी नॉलेज है, मतलब उसने एक मोटे तौर पर भी यदि पढ़ा हुआ है, जो भी घटनाक्रम हो रहे हैं, हाल फिलहाल में जो भी गतिविधियां चली हैं, उसमें बहुत अधिक डीप में कभी सवाल नहीं पूछा जाता है। केवल लोकेशन के बेस्ड पर सवाल पूछे जाते हैं, और वे भी लोकेशंस जो कि किन्हीं वजहों से वो चर्चा में रहे हैं, है ना। तो उसको बहुत ही आसानी से, बहुत ही आराम से किया जा सकता है। निश्चित तौर पर उन बच्चों के लिए ज़रूर कठिनाई वाली स्थिति हो जाती है जिन्होंने सुना ही नहीं है ना। अब अनातोलिया कहाँ पर है, टर्की में है या फिर मिस्र में है या फिर ईरान में है या इराक में है, यदि उसने समझा ही नहीं, सुना ही नहीं है, तो फिर उसके लिए दिक्कत है। तो इस तरीके से कई बार ऐसे सवाल पूछे गए हैं। और मैं आपको बताऊं कि अभी सर इसी चैनल पर हम लोग अपने StudyIQ हिंदी वाले चैनल पर ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का जो एक सीरीज हम लोग लाते हैं, तो उसमें मैं कई दफ़ा अंतर्राष्ट्रीय संबंध से जुड़े हुए, अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियों से जुड़े हुए सवाल को मैंने सॉल्व करवाया है बच्चों के सामने में। बच्चे, ये स्टूडेंट्स देखते होंगे, और इसमें हमने जिक्र भी किया है कई दफ़ा कि किस तरीके से पेयर्स के स्तर पर सवाल बनाए जा रहे हैं, वन लाइनर सवाल बनाए जा रहे हैं, और क्यों ये सवाल बनाए गए हैं, और इनमें किन किन बातों का ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो निश्चित तौर पे जब हम लोग एक बैच के माध्यम से इस चीज़ को देखेंगे, तो मैं उस माध्यम से भी जो भी स्टूडेंट्स हैं, विद्यार्थी हैं, उनको संकेत करूँगा, हमेशा संकेत करूँगा कि हाँ, कहाँ पर आपको ज़्यादा गौर करने की आवश्यकता है, कहाँ पर आप ऐसे भी आगे बढ़ सकते। एक और बात कि यूपीएससी की तैयारी कहते हैं कि कॉन्सेप्ट की तैयारी है। बिल्कुल। और फैक्ट, हालांकि मैं ये नहीं मानता कि सिर्फ कॉन्सेप्ट, मतलब फैक्ट कुछ ना कुछ तो होता ही है, और फैक्ट लिखने भी पड़ते हैं, इसमें भी डाउट नहीं है। फैक्ट याद भी रखने पड़ते हैं, इसमें भी डाउट नहीं है। जो लोग एकदम कहें कि भाई यूपीएससी का मतलब फैक्ट को एकदम किनारे करके चलो, तो ऐसा भी नहीं। लेकिन हाँ, उसका रोल थोड़ा कम है, कॉन्सेप्ट्स की समझ का रोल थोड़ा ज़्यादा है। आईआर कॉन्सेप्ट की समझ को लेकर कैसा सब्जेक्ट है? सर, बहुत बेहतर सवाल आपने पूछा। इसमें यह है कि जो आईआर का सिलेबस है, जिस हिसाब से यूपीएससी की डिमांड है पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग, उसमें कुछ तो कॉन्सेप्ट्स हैं ही। इसमें इसको नकारा नहीं जा सकता है कि बिना कॉन्सेप्ट के, जैसे कि यदि हम यहाँ पर फिर से मैं एक एग्जांपल लूँ, तो शीत युद्ध है ना। अब शीत युद्ध, बशर्ते मैंने ये सवाल ही इसीलिए पूछा था कि आप कोई ना कोई एग्जांपल लेंगे। मैं चाहता था कि आप एग्जांपल के जरिए तो जैसे कि शीत युद्ध हुआ 1945 से लेकर करके 1990-1991 के दौरान का जो समय रहा, तो शीत युद्ध के पीछे की क्या वजहें रही थी, किन वजहों से चीज़ें आगे बढ़ी, उसके बाद क्या कुछ ऐसा हुआ कि एक सोवियत संघ का विघटन होता है, और देन फिर
एक नई विश्व व्यवस्था की ओर पूरा का पूरा विश्व आगे बढ़ता है और वो नित्य अब एक अपडेट के साथ वो जूझ रहा है ना। तो इसके माध्यम से यहाँ पर ये समझने की आवश्यकता होगी, एक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए कि शीत युद्ध का जो दौर था वह किन दो देशों के बीच में विशेषकर था और इसमें क्या कुछ फैक्टर्स काम कर रहे थे। क्योंकि आज भी हम किन्हीं ऐसे जो गतिविधियां, जैसे कि मैं फिर से आपको बताऊं कि रूस और यूक्रेन के बीच का जो एक लंबा युद्ध का दौर चल रहा है, इसमें कहीं ना कहीं शीत युद्ध से संबंधित भी कुछ गतिविधियां जुड़ी हुई हैं जो आज भी वो बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण हो जाती हैं। वैसे ही एक स्टार्ट संधि जो अमेरिका और सोवियत संघ, तत्कालीन सोवियत संघ के बीच में हुई थी, और वह स्टार्ट संधि फिर से न्यू स्टार्ट संधि में तब्दील हुई और उसको लेकर करके हाल के समय में रूस ने अपनी एक नई गतिविधि को शो किया है, एग्जीबिट किया है और ये कहा है कि स्टार्ट संधि से अब हम अलग होना चाहते हैं, अमेरिका के साथ हम ये संधि नहीं रखना चाहते। इन सभी गतिविधियों का संबंध उस दौरान से है। तो एक शीत युद्ध एक ऐसा फेज है जिसके बारे में यदि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है तो जो बच्चा है, जो स्टूडेंट है, उसके आगे की गतिविधियों को अच्छे से नहीं समझ पाएगा। उसी तरीके से इजराइल और फिलिस्तीन का जो रिलेशनशिप है, यह रिलेशनशिप क्यों इतना तकरार भरा है, क्यों अभी तक उसमें कोई ऐसा सच बेहतर सॉल्यूशन नहीं निकल पाया है, इसके पीछे के क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, इसमें जुड़ी हुई क्या चीज़ें हैं, वो यदि नहीं समझेगा तो फिर आगे वर्तमान में क्या स्थिति है उसको कैसे समझ पाएगा। सही बात। दूसरी बात ये, कुछ हद तक नीतिगत स्तर पर भी यहाँ पर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की आवश्यकता होती है। जैसे कि डिप्लोमेटिक वे में कहें या फिर भारत की फॉरेन पॉलिसी के संदर्भ में कहें, तो जैसे कि भारत ने अपनी विदेश नीति में कई स्तरों पर परिवर्तन लाए हैं, शुरू से लेकर के 1947 से लेकर के अभी तक में। तो जैसे जैसे सरकार बदलती गई वैसे वैसे नीतियों में भी परिवर्तन होता रहा। कब कौन सी सरकार रही, उस समय कैसी नीति रही, उस समय की परिस्थितियां कैसी थी, वर्तमान में कैसी सरकार है, वर्तमान में कैसी नीति है, वर्तमान की कैसी परिस्थितियां हैं, इन सभी को यहाँ पर समझने की आवश्यकता होगी। केवल यह ज़रूरी नहीं है कि सवाल केवल एक पार्टिकुलर पॉलिसी से पूछा जाए। हो सकता है कि सवाल पूरे के पूरे होलिस्टिक अप्रोच में भारत की संपूर्ण विदेश नीति के बदलते परिप्रेक्ष्य में पूछ लिया जाए। तो वैसे में 1947 से टिल टुडे तक इनफैक्ट हो सकता है कि आने वाले समय में क्या संभावनाएं हो सकती हैं भारत की बदलती विदेश नीति के परिप्रेक्ष्य में, इसको जोड़ते हुए भी सवाल पूछा जाए, है ना। तो ये यहाँ पर एक जो अवधारणात्मक समझ या फिर कहें कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी हो जाती है। उसी तरीके से डिप्लोमेटिक वे में ट्रैक 1 पॉलिसी क्या कहती है, ट्रैक 2 पॉलिसी क्या कहती है, ट्रैक 1.5 पॉलिसी क्या कहती है, ये सारी जो बातें हैं यहाँ पर अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाती हैं। चलिए, तो निश्चित तौर पर ये बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं और अब आप समझ ही गए होंगे कि किस लेवल पर सर पढ़ाने वाले हैं, क्योंकि आधी तो बातचीत आपने आईआर की जो तहे खोल दी, इसी इंटरव्यू में खोल दी हैं। मेरे ख्याल से सारे फीचर्स हमने बता ही दिए हैं। अब आप अगर बताना हो तो ये बता दीजिए, बैच कब से शुरू हो रहा है? बैच तो मैं कई बार बता चुका हूँ, अब आप बता दीजिए। बैच तो निश्चित तौर पे 14 फरवरी से 14 फरवरी से बैच की शुरुआत होने वाली है और ये निरंतर जो कक्षाएं होंगी ये आप सभी को मिलेंगी। और बाकी तो ब्रोशर के माध्यम से और भी हम लोग नित्य कुछ ना कुछ जो फीचर्स हैं अलग अलग लेवल पर हम लोग लेकर करके आएंगे। अलग लेवल, बिल्कुल। तो शाम 6 बजे 14 फरवरी से शुरू हो रहा है, ठीक है। स्टडी IQ IAS हिंदी का पहला बैच। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद सर। और ये इंटरव्यूज मैं कर रहा हूँ इसलिए ये 2 अध्यापकों के बीच का इंटरव्यू नहीं है, ये इंटरव्यू मैं आपकी तरफ से कर रहा हूँ, स्टूडेंट्स की तरफ से बैठा हुआ हूँ। इसीलिए मैं कहता हूँ कि मैं अगर पढ़ूंगा तो क्या कॉम्प्लिकेशंस आएंगे। तो बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सर। और आप लोग का भी बहुत शुक्रिया। मिलते हैं जल्दी ही, किसी और अध्यापक को पकड़ते हैं, उनसे जानते हैं क्या राज है इस कोर्स में। चलिए, ख्याल रखिए, ठीक से पढ़ाई कीजिए। सारे डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा, उसमें सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। क्लिक कीजिएगा, सीधे आप उस पेज पर पहुंच जाइएगा एडमिशन वाले। चलिए, नमस्कार। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।